हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 7। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, मतलब अशोक नाम के एक राजा थे, एक सम्राट थे, जिन्होंने वॉर को ही कर छोड़ दिया, त्याग दिया, है ना, गिव अप कर दिया कि वो वॉर अब लड़ेंगे ही नहीं। अब इसका क्या कारण था, ऐसे कौन सी सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो प्रीवियस चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे जनपद बने थे, उसके बाद महाजनपद, मतलब जनपद जो है एक्सटेंड हुए तो फिर महाजनपद बने, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगे थे। फिर अब ये महाजनपद से भी बड़ी बड़ी टेरिटरीज होने लगी थी, इनका भी एक्सटेंशन होने लगा था। पावरफुल जो है डायनेस्टी रूल करने लगी थी इन महाजनपद में। जैसे हमने मगध का एग्जाम्पल देखा था लास्ट चैप्टर में, तो उसमें हर्यनक डायनेस्टी से हमने देखा था कि अजात शत्रु थे, बिम्बिसार थे। उसके बाद जो है नंद जो डायनेस्टी थी, उसमें हमने देखा कि महापद्म नंदा थे, जिन्होंने फाउंड किया था नंद डायनेस्टी को, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रूलर थे उस टाइम के। फिर उसके बाद नंद डायनेस्टी को जो हटा करके नई डायनेस्टी आती है, वो कौन सी थी? मौर्यन डायनेस्टी। उसको कौन फाउंड करते हैं? उसके फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे ही थे अशोक, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है कि रोशन नाम की एक लड़की है, जो जिसको एक नई सीडी खरीदना है, तो वो अपने ग्रैंडफादर से जो है पैसे मांगती है। वो उसको पैसे देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प नोट होती है। ठीक है, अब वो क्रिस्प, जैसे हमने देखा है ना कि जो बैंक वगैरह से नई नोट निकल कर आती है तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होती है, तो वही बात है कि क्रिस्प नोट इसको मिलती है। तो अब जब ये क्रिस्प नोट देखती है, इसको बड़ी अच्छा फील होता है, ये उसको ऑब्जर्व करने लगती है। तो वो नोटिस करती है कि उस नोट में जो है राइट साइड पे देखती है तो गांधी जी स्माइलिंग फेस के साथ जो है उसमें बने हुए हैं, और लेफ्ट साइड में देखती है तो उसको सेट ऑफ लॉयंस दिखाई देते हैं। अब वो ये सोचती है कि इस नोट में ये जो लॉयंस बने हुए हैं, ये क्यों बने हुए हैं? ठीक है, अब वो इस सवाल का आंसर जानना चाहती है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करके कि ये लॉयंस जो है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं और क्यों इस नोट पर बने हुए हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, ये आपको लॉयन कैपिटल का डायग्राम भी दिया हुआ है। तो ये था क्या एक्चुअल में? देखिए, जो अशोक थे एम्परर, वो अपने टाइम पीरियड में जो रॉक थे ना, स्टोन के पिलर बनवाया करते थे, और ये स्टोन पिलर में ही इस तरीके की चीज़ें, जो ये लॉयन कैपिटल है, इनको कार्व करवा के ऊपर जो है स्टोन पिलर होता था और ऊपर ये चीज़ कैपिटल रखा होता था। ठीक, तो ये किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है। ठीक है, तो अ वेरी बिग किंगडम एन एम्पायर। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि हम अशोक को एम्परर बोल रहे हैं। तो एम्परर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक एम्पायर के राजा हैं। ठीक है, अब एम्पायर किसको बोलते हैं? देखिए, जनपद एक छोटी टेरिटरी थी, उसके बाद महाजनपद उससे बड़ी टेरिटरी थी। अब महाजनपद से भी जो बड़ा चीज़ आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक एम्पायर, जो बहुत बड़ी टेरिटरी होती थी। अशोक अशोक जो रूल कर रहे थे उसको हम एम्पायर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे एक ऐसा समय था ना कि जो पूरा इंडिया था, लगभग पूरे पूरे इंडिया में जो है अशोक रूल कर रहे थे, इसलिए इनके जो राज्य था, इनकी जो टेरिटरी थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पायर बोलते हैं। तो अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। ठीक, द लॉयंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। जो हम लोग नोट्स या कॉइन्स हो गए, इन पे जो हम लोग लॉयंस देखते हैं, इनकी एक लंबी हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है? दे वर कार्व्ड इन स्टोन, इनको स्टोन पे, मतलब पत्थर पे कार्व करके बनाया गया था, एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। और कहाँ प्लेस किया गया था? एक मैसिव स्टोन पिलर, स्टोन के जो पिलर बनाए गए थे उसके जो है ऊपर टॉप में इसको प्लेस किया गया था। कहाँ में? सारनाथ। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, सारनाथ एक ऐसी जगह थी जहाँ पर गौतम बुद्ध, जो बुद्धिज्म के फाउंडर हैं, उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में, वाराणसी के पास है। तो यहीं सारनाथ में हमको क्या देखने के लिए मिला है? स्टोन का एक बहुत बड़ा सा पिलर, जिसके ऊपर ये लॉयन कैपिटल रखा हुआ है। ठीक है, तो अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री। अशोक एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रूलर थे हिस्ट्री में। एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, ये हमने पहले प्रीवियस चैप्टर, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, उसमें पढ़ा है कि जो स्टोन वगैरह पे, जो हार्ड सरफेस पे कार्व करके लिखी जाती हैं चीज़ें, उनको हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस। ठीक, तो अशोका के जो इंस्ट्रक्शन पे इंस्क्रिप्शन बनाए जाते थे, कहाँ पर? पिलर्स पे।
स्टोन के बड़े बड़े पिलर्स होते थे और उन पे चीज़ें इंस्क्राइब की जाती थी, एज वेल एज ऑन द रॉक सरफेस, और रॉक सरफेस पर भी इंस्क्रिप्शंस लिखे होते थे। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शंस, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। अब हम ये जाने ये इंस्क्रिप्शंस क्यों लिखे गए थे, इसके पहले हम लोग इस चीज़ को जानना जरूरी है कि उसके किंगडम को, अशोक के किंगडम को एम्पायर क्यों कहा जाता है। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है कि जो एम्पायर को अशोक रूल कर रहे हैं उसको किसने फाउंड किया था, उनके ग्रैंडफादर ने, और उन ग्रैंडफादर का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन डायनेस्टी का जो है, अगर आप लोग टाइम पीरियड देखेंगे ना, रुकिए एक सेकेंड, जो मौर्यन डायनेस्टी थी आपकी, उसका टाइम पीरियड देखेंगे तो आपको मिलेगा कि अराउंड जो है 322 बीसी से लेकर के आप देखेंगे 185 बीसी, ये जो है आपका किसका टाइम था, मौर्यन डायनेस्टी का, मौर्यन डायनेस्टी। तो इसको किसने फाउंड किया था, देखेंगे आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मोर देन 2300 ईयर्स एगो, जब आप ईयर्स एगो में देखेंगे तो 2300 ईयर्स एगो, अगर बीसीई में देखेंगे तो अराउंड 300 बीसी दिया हुआ है ना, तो एग्जैक्ट अगर आप देखें 322 बीसीई माना जाता है कि मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय वाइज मैन नेम्ड चाणक्य। अब चंद्रगुप्त को सपोर्ट किसने किया था, चाणक्य। बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप लोग इनको इनकी बुद्धिमत्ता के लिए जानते हैं, चाणक्य, या फिर इनको क्या बोलते हैं, कौटिल्य, है ना। तो इनके जो है सपोर्ट में चंद्रगुप्त मौर्य का सपोर्ट किसने किया था, चाणक्य ने किया था, और इन्हीं के सपोर्ट से इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की थी। मेनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य की बुक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरीके से बुक पूछ ली जाती है कि चाणक्य की बुक कौन सी है, या फिर कभी मैच द फॉलोइंग हो गया, या ट्रू, मतलब कई कई जो है एमसीक्यू इस तरीके से बनाया जा सकते हैं बुक्स के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि चाणक्य की बुक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमको उस टाइम पीरियड में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे, जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं थी, उन सब के बारे में हमको काफ़ी डिटेल जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बार बार टर्म यूज़ कर रहे हैं, क्या, डायनेस्टी। तो अब हमको ये भी जानना जरूरी है कि डायनेस्टी होता क्या है। ठीक है, तो व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड डायनेस्टी। क्या मतलब कहने का, कि जब एक ही फैमिली के लोग एक के बाद एक करके रूलर्स बनते हैं, रूल करते हैं, तो उस फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेस्टी। द मौर्याज वर अ डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। मौर्याज की एक डायनेस्टी थी, मतलब मौर्य लोग की पूरी डायनेस्टी थी। क्यों, क्योंकि इसके 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे, कौन कौन से, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे कौन, अशोक। ठीक है, तो मौर्य डायनेस्टी के 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे, इसके अलावा भी थे, इसके बाद भी आए, लेकिन वो जितने ज़्यादा पावरफुल, इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन ये 3 रूलर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए इस मैप को हम लोग पहले देखते हैं। इस मैप में आप लोगों को देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है पाटलिपुत्र, देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है उज्जैन, इसके अलावा इधर दिया हुआ है तक्षशिला। अब इनका क्या इम्पोर्टेंस है वो चीज़ हम देखते हैं। जो पाटलिपुत्र है ये कैपिटल सिटी होगी, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि पहले जो है मगध जो था महाजनपद, उसकी पहले कैपिटल राजगृह को बनाया जाता है, लेकिन बाद में कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो जाती है, पाटलिपुत्र, जो मॉडर्न डे पटना है ना। तो ये पाटलिपुत्र जो है मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे भी ये क्या थी, कैपिटल सिटी थी। इसके अलावा उज्जैन का क्या इंपॉर्टेंस है, उज्जैन जो है नॉर्थ और साउथ के बीच में जो रूट है, नॉर्थ साउथ का, उसके बीच में ये आपको पड़ेगा, सेंट्रल वाले पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। जो तक्षशिला है, तक्षशिला को आप कहाँ पर देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट साइड में, अगर आप जाना चाहते हैं या फिर आप सेंट्रल एशिया में जाना चाहते हैं, तो ये जो है रूट कहाँ से होके गुजरेगा, आपका तक्षशिला से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। अब इसके अलावा जो और ये रेड डॉट बने हुए हैं ना, तो ये किस चीज़ के लिए हैं, जो हमने अभी पढ़ा कि अशोक जो है
रॉक के एडिक्ट्स बनाते थे, स्टोन पिलर बनवाते थे, उन पे इंस्क्रिप्शंस लिखवाया करते थे। तो ये वही चीज़ है कि रॉक एडिक्ट्स या इंस्क्रिप्शंस जो हमको मिले हैं अशोक के, उन जगहों को ये मार्क किया गया है। जैसे लुम्बिनी देखने के लिए मिल रहा है, कौशाम्बी है, इलाहाबाद, सारनाथ वाराणसी के पास, ठीक है। और इसके अलावा रूपनाथ हो गया, सांची मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा, सोपारा महाराष्ट्र, गिरनार गुजरात है ना, सन्नथी, मस्की और ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी ये नीचे आपका रहा, कुछ ये धौली हो गया, है ना। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि मेरठ है, और ये आपका शहबाजगढ़ी है, लंपाका, कांधार, ये सारी कौन सी, रामपुरवा, ये कौन सी साइट्स हैं, ये साइट्स है जहाँ पर अशोका के आपको इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। तो इन जो ये सारे नाम है ना, इनको आपको 2 बार 3 बार रिवाइज करना है, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में रहें। जब एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाएगा तो आपको ये चीज़ें फिर याद आ जाएंगी, राइट। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर, जो ब्लैक डॉट्स मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सी थी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल, कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्र। फिर तक्षशिला एंड उज्जैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज थी। तक्षशिला वाज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, गेटवे था तक्षशिला कहाँ का, नॉर्थ वेस्ट साइड जाने का या फिर सेंट्रल एशिया जाने का। ये रहा तक्षशिला, मैंने आपको बताया ही है ना। इसके बाद क्या है, उज्जैन। उज्जैन आपका सेंट्रल वाले पार्ट में पड़ रहा है। तो ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाना है तो उज्जैन होकर गुजरेंगे। मर्चेंट्स जो होते थे, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज। तो जो मर्चेंट्स होते थे बड़े बड़े, जो ऑफिशियल्स होते थे, है ना, इस डायनेस्टी के, और इसके अलावा जो क्राफ्ट पर्सन थे, ये सारे लोग इन सिटीज़ में रहा करते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स। अब इन सिटीज़ के अलावा जो बाकी जगह थी, वहाँ क्या था, वहाँ विलेजेस थे जहाँ पर फार्मर्स रहते थे, हर्डर्स रहते थे। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट था, वहाँ पर क्या था, फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे आपको। देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। यहाँ पर लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस होते थे उनको गैदर करते थे, और एनिमल हंटिंग भी किया करते थे फूड के लिए, अपने भोजन के लिए। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट थे इनके एम्पायर के, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, अलग अलग जो है लैंग्वेज बोला करते थे। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग तरीके का जो है फूड खाते थे, कंज्यूम करते थे। एंड वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स एज वेल, और जो कपड़े थे वो भी डिफरेंट काइंड के इनके होते थे। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग कि हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। अब जो एम्पायर हैं वो किंगडम से डिफरेंट, किंगडम से अलग कैसे हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। अब देखिए, जो एम्परर्स होते थे उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी किंग्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो इनका एम्पायर होता था ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते थे, बहुत ज़्यादा बड़े होते थे किंगडम के कंपैरिजन में। तो उसकी वजह से इनको बिग आर्मी, एक बड़ी आर्मी चाहिए होता था जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके अपनी पूरी टेरिटरी को। अब अगर उनको आर्मी चाहिए बड़ी, तो उसके लिए रिसोर्सेज भी तो लगेंगे, उनको सैलरी भी देना होगा जिसके लिए वो लोग टैक्स भी लेंगे, है ना। तो हर चीज़ के लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों की, तो इस वजह से उनको रिसोर्सेज की ज़्यादा आवश्यकता होगी। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल। अब इनको ज़्यादा ऑफिशियल्स भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी टेरिटरी है तो हर जगह पर उनको कुछ ना कुछ ऑफिशियल तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, है ना, चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो इसीलिए इनको लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल अपॉइंट करना है हु कलेक्ट टैक्सेस। अब टैक्स कलेक्ट करना है। अब देखिए, आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर एक छोटी टेरिटरी है वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करना है, तो आपने एक को अपॉइंट कर दिया, दो को अपॉइंट कर दिया, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब बहुत बड़ी टेरिटरी है, आप पूरे इंडिया को कंपेयर करके देख सकते हैं, है ना। इंडिया को थोड़ा बहुत पार्ट ही छूटा हुआ था, इसके अलावा पूरा जो है मौर्यन डायनेस्टी की कंट्रोल में आ चुका था एक टाइम पीरियड में। तो अब इतनी बड़ी टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए इनको बहुत सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना पड़ता था। इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें हैं जिससे ये किंगडम जो थे वो डिफरेंट थे एम्पायर के कंपैरिजन। सॉरी, एम्पायर जो है किंगडम से बड़े होते थे और अलग थे, ठीक है। अब देखते हैं रूलिंग द एम्पायर। अब जो एम्पायर थे उनमें किस तरीके से रूल हो रहा था, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, जैसे कि हमने देखा कि एम्पायर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होते थे। डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। अब अलग अलग जो पार्ट्स थे इस एम्पायर के, वो अलग अलग तरीके से रूल किए जाते थे। कैसे? द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कौन सा एरिया था,
कैपिटल सिटी थी। तो अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, ये जो एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करता था, जो कैपिटल सिटी थी वो जो एम्परर था उसके डायरेक्ट कंट्रोल में होता था। दिस मेंट दैट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स। यहाँ पर क्या होता था कि ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे, किनसे? फार्मर्स से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से, इन सब से टैक्स कलेक्ट किया करते थे। हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया, जो लोग गांव और शहरों में रहा करते थे, ठीक है, उस एरिया में। ऑफिसर्स आल्सो पनिश्ड दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर्स। अब जो रूलर के डिसऑर्डर को सॉरी जो रूलर के ऑर्डर को डिसोबे करते थे, नहीं मानते थे, अवहेलना करते थे, उनको पनिशमेंट भी दी जाती थी और ये ऑफिसर्स जो थे उनको पनिश किया करते थे। मेनी ऑफ दीज ऑफिसर्स वर गिवन सैलरीज। अब इन ऑफिसर्स को क्या होता था कि सैलरी दी जाती थी, है ना। फिर इसके बाद क्या देखेंगे कि मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। मतलब इसका क्या है कि मैसेंजर्स जो थे, जो संदेश वाहक थे ना, वो इधर से उधर घूमते रहा करते थे और मैसेज को स्प्रेड करते थे। इसके अलावा जो स्पाइस थे, स्पाइस यानी जासूस जो हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, इन ऑफिशियल्स के ऊपर नज़र रखते थे ताकि कोई किसी तरीके की चीटिंग ना कर पाए। नज़र रखना तो ज़रूरी है ना। तो कोई किसी तरीके से चीटिंग ना कर पाए, कोई राजा को धोखा ना दे सके, इसके लिए स्पाइस लगाए जाते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल। अब इन सबको सुपरवाइज करने का काम कौन करता था? एम्परर करता था खुद, विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्ट्रीज। किसकी हेल्प से करता था सुपरवाइज? ये रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स होते थे और इसके अलावा जो सीनियर मिनिस्टर होते थे उनकी हेल्प से सुपरवाइज किया करता था इन ऑफिशियल्स को। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस। अब देखिए इसके अलावा पाटलिपुत्र की अभी हम बात कर रहे थे, इसके अलावा दूसरे एरियाज भी थे, दूसरे प्रोविंसेस भी थे। तो ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। अब इनको कहाँ से रूल किया जाता था? प्रोविंशियल कैपिटल जो थी तक्षशिला और उज्जैन, जिनका इंपॉर्टेंस हमने अभी देखा। ऑल दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पाटलिपुत्र का जो मतलब रॉयल फैमिली थी उसका तब भी कंट्रोल होता था। क्या कंट्रोल होता था? कैसे करते थे कि ये रॉयल प्रिंसेस जो होते थे, इनके जो राजकुमार प्रिंसेस होते थे, उनको ये गवर्नर के तौर पर, किसके तौर पर? गवर्नर के तौर पर इन प्रोविंसेस में भेज दिया करते थे कंट्रोल करने के लिए। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, और जो वहाँ के लोकल कस्टम्स थे, जो रूल्स थे, उनको फॉलो किया जाता था। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। अब इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े एरियाज थे इन सेंटर्स के बीच में। हियर द मौर्याज ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स। यहाँ पर क्या करते थे जो मौर्य थे, वो क्या कंट्रोल करते थे? रोड्स जो होती थी और रिवर्स जो होती थी, इनको कंट्रोल करते थे। इनको कंट्रोल क्यों करते थे? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का मीडियम थे, है ना। और ट्रांसपोर्ट को क्यों कंट्रोल करना होता था? क्योंकि यहाँ से ट्रेडर्स गुजरते थे, मर्चेंट्स गुजरते थे, तो इनसे इनको टैक्स मिलता था, ट्रिब्यूट मिलता था। तो इस वजह से ये रोड्स और रिवर्स को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, राइट। तो विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, किसके लिए इंपॉर्टेंट था? ट्रांसपोर्ट, एंड टू कलेक्ट व्हाट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। तो क्या कलेक्ट करने के लिए? टैक्स और ट्रिब्यूट को कलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या देखते हैं कि अर्थशास्त्र हमें बताती है, टेल्स अस दैट नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। नॉर्थ वेस्ट किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट था? ब्लैंकेट्स के लिए। आज भी हम लोग देखते हैं ना, नॉर्थ वेस्ट जो हमारा पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, वहाँ का जो वूल होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्रीशियस माना जाता है ना, अच्छी क्वालिटी का होता है। तो यहाँ के जो ब्लैंकेट्स थे वो फेमस थे। एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। अब साउथ इंडिया में हम लोग देखते हैं कई सारी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थे वहाँ पर भी हम लोग देख रहे थे कि साउथ इंडिया से प्रीशियस मेटल्स होते थे जो, तो वो सब जो है इम्पोर्ट की जाती थी। तो यहाँ पर मतलब साउथ इंडिया में हमको ये सारी प्रीशियस चीज़ें मिलती हैं, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हुआ करता था। जैसे हम लोग कोलार गोल्ड माइंस वगैरह भी देखते हैं, तो ये सब साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। अब ऐसा हो सकता है कि इन चीज़ों को ट्रिब्यूट की तरह जो है कलेक्ट किया जाता हो। अब ट्रिब्यूट और टैक्स में डिफरेंस क्या है? देखिए टैक्स जो होता है वो कंपलसरी होता है। टैक्स जो है, जो एम्परर है या किंग है वो लेगा। अब जिसके ऊपर भी जितना टैक्स लगाया जाएगा उसको वो कलेक्ट करेगा, ठीक है, वो कंपलसरी किया जाता था लोगों के लिए। लेकिन ये जो ट्रिब्यूट है वो लोग अपनी मर्जी से देते थे राजा को, है ना। अपनी मर्जी से कोई कुछ दे रहा है उसको हम ट्रिब्यूट नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया भी हुआ है ट्रिब्यूट के बारे में कि अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस पे टैक्स कलेक्ट किया जाता था, लेकिन ट्रिब्यूट जो होता था
वो कैसे कलेक्ट होता था? एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल, जब भी मतलब पॉसिबल होता था लोगों से ये लेना, हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली, जो राजा को अलग अलग चीजें दिया करते थे अपनी इच्छा से। ठीक है, अब इस ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता था, जब उन लोगों की इच्छा होती थी तो जा करके राजा को देते थे गिफ्ट के तौर पर, तो इसको हम क्या बोलते थे? ट्रिब्यूट। देयर वर आल्सो द फॉरेस्टेड रीजन, अब इसके अलावा क्या मिलता है? फॉरेस्टेड रीजन भी था, जैसे हमने सेंट्रल इंडिया में अभी देखा पढ़ा था कि वहाँ पर फॉरेस्ट होते थे। तो पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, अब यहाँ पर जो लोग रहते थे वो लगभग इंडिपेंडेंट थे, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो क्या प्रोवाइड करेंगे राजा को? एलिफेंट्स, ठीक है, टिम्बर, हनी, वैक्स, मॉडर्न ऑफिसर्स को प्रोवाइड करेंगे। अब एलिफेंट्स वगैरह इन जंगलों में पाए जाते थे, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं, टिम्बर, हनी, वैक्स वगैरह हो गया, या फिर जो एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है मॉडर्न ऑफिसर्स को या फिर मॉडर्न डायनेस्टी को देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। अब हम लोग एम्परर और कैपिटल सिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो मेगास्थनीज यहाँ पर किसका मेंशन किया हुआ है? देखिए, मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज था कौन? देखिए, इसको हम लोग जान लेते हैं कि क्या हुआ था। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि अलेक्जेंडर जो ग्रीस से था, तो वो वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता था, पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था, है ना? ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन वो चाहता था। लेकिन उसने वेस्ट एशिया का काफ़ी एरिया उसने कैप्चर किया हुआ था, इजिप्ट का कुछ एरिया कैप्चर किया था, इसके अलावा वो इंडिया तक पहुंचा था। कहाँ तक? ब्यास नदी के किनारे तक ही आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो लड़ाई है, इसकी जो बैटल है, होती है किसके साथ? पोरस के साथ, और ये उसको हरा देता है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि हराने के बाद भी इनकी जो आर्मी है वो आगे आने से मना कर देती है। तो अलेक्जेंडर क्या करता है? वहां से ही वापस लौट जाता है, और जो जो एरिया ये जीता था वहां पर एक गवर्नर को छोड़कर जाता है, जिसका क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, उसका क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। अब वहां जो सेल्यूकस निकेटर था, और इधर आप मगध वाले रीजन में देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत कर दी थी। तो इन लोगों के बीच में बैटल होती है। तो क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को हराते हैं, लेकिन फिर आपस में इन लोगों के बीच में समझौता हो जाता है। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि ये लोग, जैसे सेल्यूकस निकेटर की जो लड़की है, बेटी होती है हेलेना, उसकी शादी भी आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होती है। तो इन लोगों के बीच में जो है मैट्रिमोनियल जो है अलायंसेस भी बन जाते हैं। तो ये जो मेगास्थनीज था, ये ग्रीक एम्बेसडर ही था। एम्बेसडर कौन होता है? जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पर। एक अभी देखेंगे तो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हैं। तो इस तरीके से सेल्यूकस निकेटर का जो ये एम्बेसडर था, ये कहाँ जाकर के बैठा हुआ था? अशोक के कोर्ट में, मतलब यहाँ मॉडर्न जो कोर्ट था वहां पर जाकर के ये बैठा हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पर मेगास्थनीज की बात की गई है। अब मेगास्थनीज को आप लोग देखेंगे कि जब ये उनके कोर्ट में रह रहा है, तो वो वहाँ की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसने जो है एक बुक लिखी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है अर्थशास्त्र के बाद, कि यहाँ पर कौन सी चीजें कैसे किस तरीके से हो रही थी। और उस इनकी बुक का क्या नाम था? इनकी बुक का नाम आप लोग देखेंगे, बुक का नाम था इंडिका। ये किसकी बुक का नाम था? मेगास्थनीज की बुक का नाम था इंडिका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। मेगास्थनीज अब मैंने इसके पीछे की पूरी स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी है, ताकि इसमें अब जो भी नाम आएंगे तो वो आपको जाने पहचाने से समझ में आएंगे। ठीक है, तो मेगास्थनीज was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler West Asia named Seleucus Nicator। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सा। अब उन्होंने क्या लिखा था? जो उन्होंने देखा वो चीज़ों को उन्होंने इंडिका नामक बुक में लिखा। हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। अब जो है कुछ एक पार्ट दिया हुआ है कि मेगास्थनीज ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है चीज़ों को। द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रांड रॉयल प्रोसेशंस। अब ये मेगास्थनीज क्या बोलते हैं कि जब एम्परर जो है पब्लिक में आते हैं, पब्लिक के बीच में आते हैं, तो किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है? ग्रांड रॉयल प्रोसेशंस निकलते हैं, रैली, एक बहुत बड़ी सी ग्रैंड सी रैली निकलती है। ही इज कैरीड इन अ गोल्डन पैलेंक्विन। वो एक गोल्डन सुनहरे पैलेंक्विन को क्या बोलते हैं? जो पालकी होती है ना,
तो वो उस पालकी में बैठ करके निकलते हैं। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। उनके जो गार्ड हैं वो एलिफेंट्स को राइड करते हैं, हाथियों के ऊपर चलते हैं जो गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेट किए हुए हैं। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लिव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स सर्किल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। तो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ गार्ड जो हैं ट्रीज को कैरी करके चलते हैं जिसमें बर्ड्स रह रही हैं, और फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट, जो पैरट्स हैं, तोते हैं, जो उनको ट्रेंड करके जो है उनका पूरा ग्रुप जो है रह रहा है। एंड सर्किल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, जो एम्परर के चारों ओर घूम रहे हैं। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म्ड वीमेन। जो राजा है वो नॉर्मली किससे सराउंडेड है? आर्म्ड वीमेन, वीमेन है जो आर्म्ड है, ठीक है। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। अब राजा को ऐसा डर है कि कोई भी उनको मारने की कोशिश कर सकता है। तो ही हैज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। अब उस समय पे क्या होता था कि राजा के जो सर्वेंट्स थे, एक स्पेशल मतलब सर्वेंट होते थे, जो जब राजा खाना खाना होता था तो वो पहले टेस्ट करते थे वो सर्वेंट, ताकि अगर उसमें कुछ भी ऐसे पदार्थ जैसे जहर हो गया या कुछ भी ऐसा मिला हुआ है जिससे राजा को नुकसान हो सकता है, तो वो राजा को ना होकर के इन सर्वेंट्स को होगा। तो इसलिए डायरेक्टली राजा खाना नहीं खाते थे, पहले वो लोग टेस्ट करते थे। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। अब राजा एक रात से ज़्यादा दूसरी रात एक ही बेडरूम पे नहीं रहते थे, मतलब वो अपना जो है सोने की जो जगह है वो चेंज करते रहते थे, ताकि लोगों को ये आइडिया ना रहे कि राजा किस समय पर कहाँ उपस्थित है, ठीक है। अगर एक ही बेडरूम होगा तो पता रहेगा ना कि राजा यहीं सोते हैं, तो कोई भी उनको मारने की कोशिश कर सकता है। तो इस सब से बचने के लिए ये सारी स्ट्रेटजी वो फॉलो करते थे, ऐसा मेगास्थनीज जो है बताते हैं अपने अकाउंट्स में, ठीक। इसके बाद क्या देखते हैं कि एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना ही रोड। अब पाटलिपुत्र के बारे में वो क्या लिखते हैं मेगास्थनीज कि दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, एक बहुत बड़ी और ब्यूटीफुल सुंदर सी सिटी है। इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। ये पूरी एक मैसिव वॉल से सराउंडेड है, एक बहुत बड़ी सी वॉल बनाई गई है इसके चारों ओर। इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। इसमें 570 आपको टावर्स देखने के लिए मिलेंगे, 64 गेट्स देखने के लिए मिलेंगे पाटलिपुत्र में। द हाउसेज of 2 and 3 stories are built of wood and mud brick। आपको यहाँ पर घर देखने के लिए मिलेंगे जो 2 स्टोरी या 3 स्टोरी बने हुए हैं। किस चीज़ के हैं वो? वुड के हैं और मड ब्रिक्स के बने हुए हैं, ठीक है, कच्ची ईंटें जो होती है। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड। जो किंग का पैलेस बना हुआ है, राजमहल जो बना हुआ है, वो भी वुड का बना हुआ है। एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग। जिसको किससे डेकोरेट किया गया है? स्टोन की कार्विंग की गई है, उससे डेकोरेटेड है वो पूरा जो राजमहल है। इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड इंक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। या ये किससे सर जो राजमहल है वो किससे सराउंडेड है? गार्डन से इसके चारों ओर इंक्लोजर्स बनाए गए हैं जहां पर बर्ड्स को रखा गया है, जहां पर पक्षियों को रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं पाटलिपुत्र वगैरह को, और जो राजा का कोर्ट था, राजा की जो दिनचर्या थी, उन सब चीज़ों को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे? जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है, किसका? अशोक, अ यूनिक रूलर। अशोक एक यूनिक रूलर। अब इनको यूनिक क्यों कहा गया है ये चीज़ हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। कि द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका। बहुत ही ज़्यादा फेमस मौर्यन रूलर था अशोक। ही वाज द फर्स्ट रूलर। ये ऐसा पहला रूलर था हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ये एक ऐसा पहला रूलर था जिसने अपने मैसेज को पीपल तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शंस का सहारा लिया। इंस्क्रिप्शंस के थ्रू वो लोगों के पास अपने मैसेज को पहुंचा रहा है। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब आप लोग देखेंगे कि अशोका अपने इंस्क्रिप्शंस जो है वो किस लैंग्वेज में लिखते हैं? प्राकृत लैंग्वेज में लिखते हैं। स्क्रिप्ट है ब्राह्मी और लैंग्वेज कौन सी है? प्राकृत। अब प्राकृत में क्यों लिखते हैं? क्योंकि आम लोगों की भाषा प्राकृत ही थी। अब वो लोग मैसेज किसको देना चाहते थे? वो अपना मैसेज अपने लोगों के पास ही तो पहुंचाना चाहते थे, तो इस वजह से वो प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे ताकि लोग इजीली उनके मैसेज को समझ सकें और उसको फॉलो कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अशोकाज वार ऑफ कलिंग। कलिंग का अशोक का वॉर दिया हुआ है। अब कलिंग कौन सी चीज है? देखिए आप लोग देखेंगे कि अगर जैसे ये इंडिया है तो इधर जो उड़ीसा वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पर जो कोस्टल रीजन था उसको क्या कहते थे? कलिंग बोलते थे, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का सदर्न वाले पार्ट में यहाँ पर जो उड़ीसा है उसका जो कोस्टल रीजन है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि कलिंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, ठीक है। अशोक फॉट अ वॉर टू कांकर कलिंग। अब क्या है कि कलिंग को जीतने के लिए अशोक जो है बैटल लड़ते हैं, ठीक। फिर होता क्या है
कि he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars। अब क्या है कि जब बैटल लड़ी जाती है तो वो जीत जाते हैं उस बैटल को, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाई हो जाते हैं ये देख करके कि जो वहाँ पर वायलेंस हुआ था, है ना? जो हिंसा हुई थी, जो ब्लड शेड हुआ था, जो खून बहा था इतना, तो उस सब को देख कर के वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब इसके बाद वो कोई भी वॉर नहीं लड़ेंगे। ठीक है? तो इस चैप्टर का नाम क्या है? अशोका द एम्परर हू गिव अप वॉर्स। उन्होंने वॉर को त्याग दिया। क्यों त्यागा था? क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड शेड हुआ था, जो वायलेंस हुई थी, उसको देख कर के उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हू गिव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। वो हिस्ट्री के ऐसे पहले राजा हैं जिन्होंने जीतने के बाद भी उस जगह को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनको जो है बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था। उन्होंने देखा कि लाखों लोगों की डेथ हो चुकी है, इतना खून बहा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों से उनको अंदर से बहुत बुरा लगता है और वो वॉर करना छोड़ देते हैं। उसको जो कॉन्क्वेस्ट जो जीते थे उसको भी छोड़ देते हैं वहीं पर। व्हाट वाज़ अशोकाज़ धम्म? अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर कलिंग वॉर हो गया, उन्होंने वॉर छोड़ने का फैसला ले लिया। अब क्या होता है कि व्हाट वाज अशोकास धम्म, अब वो क्या कहते हैं, अशोक जो है अब धम्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, अशोकास धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस। तो अशोक धम्म क्या होता है, धम्म जो है प्राकृत वर्ड है धर्म का, है ना, जिसको हम धर्म कहते हैं उसी को धम्म बोलते हैं प्राकृत लैंग्वेज में। तो अशोक का जो धम्म था वो किसी भगवान की पूजा करना नहीं था या कोई सैक्रिफाइस परफॉर्म करना नहीं था। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स। अब अशोक को क्या फील हुआ कि जिस तरीके से एक फादर क्या करते हैं, अपने बच्चे को चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं, अपना उनकी एक जिम्मेदारी होती है, तो उसी तरह अशोक को लगा कि ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपने सब्जेक्ट जो हैं, मतलब सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर लोगों से है ना, कि जो उनके लोग हैं, जो उनके राज्य के उनके जो पूरे एम्पायर के लोग हैं, तो उनके वो सब्जेक्ट्स कहे जाएँगे ना, तो उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको जो है अच्छी चीज़ें बताना उनका कर्तव्य है। ही वाज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। जो अशोक थे वो बुद्धा की टीचिंग से इंस्पायर थे बहुत ज़्यादा। देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। अब देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि ऐसी बहुत सारी सोसाइटी में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो ट्रबल्ड थे, मतलब परेशान थे। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन। अब उनके जो एम्पायर था, तो वहाँ पर लोग जो है अलग-अलग रिलीजन फॉलो करते थे एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, जिससे कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते थे सोसाइटी में। एनिमल्स वर सैक्रिफाइड, एनिमल सैक्रिफाइस होता था, मतलब जानवरों की जो बलि दी जाती है उसे कहते हैं एनिमल वर सैक्रिफाइस्ड। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड। अब जो दास होते थे, जो नौकर होते थे, स्लेव सर्वेंट होते थे, उनके साथ इल ट्रीट मतलब दुर्व्यवहार किया जाता था। बिसाइड्स देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमंगस्ट नेबर्स। अब फैमिलीज में भी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी, जो नेबर्स जो पड़ोसी होते थे उनसे भी लड़ाइयाँ होती थी। तो अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अशोक को लगा कि ये उसकी ड्यूटी है कि उनको ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महामत्ताज। ठीक है, तो उनको लगा कि उन्हें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने ऑफिशियल्स जो है अपॉइंट किए, जिनको क्या कहा गया, जिनकी क्या पोस्ट का नाम था, धम्म महामत्ताज। इसका क्या मतलब होगा कि हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म। ये लोग जगह जगह जाते थे और जो है धम्म के बारे में लोगों को बताया करते थे, तो इनको क्या बोलते थे, धम्म महामत्ताज। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि धम्म महामत्ताज होते थे जो जगह जगह जा करके लोगों को धम्म के बारे में सिखाते थे। ठीक, बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर। अब इसके अलावा उन्होंने क्या किया, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करवाया रॉक्स पे, पिलर्स पे, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves। और इसके अलावा उन्होंने क्या इंस्ट्रक्ट किया अपने ऑफिशियल्स को कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं उनको ये मैसेजेस को पढ़कर सुनाया भी जाए। ठीक है, इंस्क्राइब करना, लिख देना बस काम नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पढ़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने ऑफिशियल्स को बोला, इंस्ट्रक्ट किया कि इन मैसेजेस को आपको पढ़ करके सुनाना भी है उन लोगों को। ठीक है,
इसके बाद देखिए यहाँ पर एक आप डायग्राम देखेंगे, ये एक बुल है, ठीक है। राम ये भी जो है इसी तरह से कार्व करके बनाया गया है, जैसे हमने लॉयन कैपिटल देखा है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर एक बुल बनाया गया है। ये भी स्टोन पिलर के ऊपर रखा गया था। तो ये इसको आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है इसकी फाइन जो है फिनिशिंग की गई है, ये कितना ज़्यादा पॉलिश्ड लग रहा है, और जो इसकी माइन्यूट डिटेल्स हैं, है ना? इसकी जो माइन्यूट डिटेल्स है, कितना रियलिस्टिक बनाया गया है इसको, राइट? तो ये उस समय लोगों की स्किल को दिखाता है। यहाँ पर क्या है, रामपुरवा में, रामपुरवा का है ये, रामपुरवा बिहार में है, रामपुरवा बुल। लुक एट दिस फाइनली पॉलिश्ड स्टोन स्टोन कल्चर स्कल्पचर, ठीक है। दिस वाज पार्ट ऑफ मॉडर्न पिलर फाउंड इन रामपुरवा बिहार में मिलता है। स्टोन के स्कल्पचर में इसकी पॉलिशिंग आप देख ही सकते हैं, मैंने आपको बताया ही है। हैज़ नाउ बीन प्लेस्ड इन, अभी इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ द स्कल्पचर ऑफ द टाइम। तो उस समय जो स्कल्पचर थे उनका जो स्किल थी उस चीज़ को ये शो कर रहा है कि कितना ज़्यादा स्किल्ड थे वो लोग, है ना, स्टोन कार्विंग वगैरह में। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स। अब जो है अशोक ने सिर्फ अपने ही टेरिटरी में नहीं, दूसरे देशों में भी धम्म को स्प्रेड करने के लिए मैसेंजर्स भेजे थे। जैसे सीरिया में भेजा, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका। श्रीलंका में तो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा था, उनके बेटे का नाम महेंद्र था और उनकी लड़की का नाम संघमित्रा था। तो उन्होंने श्रीलंका में अपने बच्चों को भेजा था धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस। उन्होंने क्या बनाया, रोड बनवाए, कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए। क्यों? जैसे रेस्ट हाउसेस, जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग तो उनको जो है बीच बीच में आराम करना होता था, तो उसके लिए रेस्ट हाउसेस बनवाए। रोड्स बनवाए ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। वेल्स वगैरह बनवाए ताकि जो लोग गुजर रहे हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, तो वो लोगों को पानी वगैरह की सुविधा हो जाएगी। बिसाइड्स ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की, किसके किसके, ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स के भी मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अशोका का मैसेज देखते हैं कि वो क्या मैसेज देते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, ठीक है। अपने जो लोग हैं उनको जो इंस्क्रिप्शन वगैरह जो ये लिखवाते थे तो उसमें क्या मैसेज देते थे, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पीपल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स, people perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey। तो वो कहते हैं कि लोग बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं, या फिर उनके बच्चों की शादी होती है, या बच्चों का बर्थ होता है, या फिर वो लोग किसी जर्नी में जाते हैं, तो ये लोग बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। बट दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। अशोक कहते हैं कि ये रिचुअल्स यूजफुल नहीं हैं। इफ इंस्टेड, अगर इसकी जगह पर पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, पीपल जो है दूसरी प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अब ये प्रैक्टिसेस क्या हैं, व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, बताते हैं कि दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। आप लोग जो है स्लेव्स जो हैं, दास हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनके साथ अच्छा जेंटल व्यवहार कीजिए। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, जो बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों की रिस्पेक्ट करिए। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, जो ऑल क्रिएचर्स हैं हमारे नेचर के, जो लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए, तो उनको कंपैशन के साथ ट्रीट कीजिए, ठीक है। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, जो ब्राह्मण हैं, मॉन्क हैं, उन लोगों को गिफ्ट दीजिए। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर। अब ये दोनों ही चीज़ें, उनका अशोक का मानना है कि ये दोनों ही चीज़ें गलत है, कि केवल अपने रिलीजन को आप जो है तारीफ करें, प्रेज करें, और दूसरे के रिलीजन को आप क्रिटिसाइज करें, ये दोनों चीज़ें गलत हैं। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, उनका मानना है कि सभी को दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना चाहिए। इफ वन प्रेजेस वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। अब वो क्या कहते हैं इसके थ्रू, कि देखिए अगर कोई अपने रिलीजन को प्रेज़ कर रहा है और दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो एक्चुअल में वो अपने ही रिलीजन को हार्म पहुँचा रहा है। क्यों? क्योंकि ये उसकी सोच को दिखा रहा है ना। हम जो भी रिलीजन फ़ॉलो कर रहे हैं, या फिर हम जो भी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो रूल्स फ़ॉलो कर रहे हैं, जो रिचुअल्स फ़ॉलो कर रहे हैं, वो हमारी सोच को दर्शाता है, ठीक है? वो हमारी जो टीचिंग्स हैं, जिन चीज़ों को हम फ़ॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ों को दर्शा रहा है ना। तो अगर आप किसी दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मतलब आपके रिलीजन में प्रॉब्लम है ना?
तो इसका ये इनके कहने का उद्देश्य यही था कि इससे आप अपने ही रिलीजन को हार्म कर रहे हैं। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट। इसलिए वो कहते हैं कि सभी लोगों को क्या करना चाहिए कि दूसरे के रिलीजन के जो मेन आइडियाज हैं उनको समझने की कोशिश करना चाहिए और जो है उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला कि his edicts instructions still speak to us in a language we can understand and we can still learn much from them। वो बोलते हैं कि जो अशोक के एडिक्ट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आज भी ऐसी भाषा में है जिसको हम लोग समझ सकते हैं और साथ के साथ उससे बहुत कुछ हम लोग सीख भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग आज भी देखते हैं कि रिलीजन के नाम पर कितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं सोसाइटी में, है ना? लोग जो है अपने रिलीजन को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर अशोक बोलते हैं कि नहीं, हमको ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि जो इल ट्रीटमेंट है, जो पुअर लोग हैं या सर्वेंट्स हैं या ये सब जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, तो हमें किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, इल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, सभी के साथ सिंपैथी रखना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज भी सीख सकते हैं उनसे। तो यही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी कहना था। ठीक, इसके बाद क्या हम लोग देख रहे हैं कि द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट ये जो दिया हुआ है ना डायग्राम, इसमें क्या है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो हमारी इंडिया की बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं वो किससे डेवलप हुई हैं, ब्राह्मी से। ओवर 100 ऑफ ईयर्स, मतलब कई सारे सालों में है। हियर यू कैन सी लेटर अ रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, जो है अलग अलग जो है स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिख करके दिखाया हुआ है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे एक ही चीज़, जैसे ब्राह्मी में को ऐसे लिखा जा रहा है, लेकिन इसी से देख रहे हैं कि किसी से मिलता-जुलता हमारा देवनागरी का होता है। इसके बाद बंगाली भी जो इससे मिलता-जुलता दिखाई दे रहा है। मलयालम भी जो है फिर इसी से डेवलप हुआ और इसके बाद तमिल। तो ये सारे जो है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसी से धीरे-धीरे इन सब स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म होता है। अब यहाँ पर एल्सवेयर दिया हुआ है जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, समवॉट बिफोर द टाइम ऑफ द मौर्यन एम्पायर, कुछ मतलब मौर्यन एम्पायर के थोड़े टाइम पहले, अराउंड 2400 ईयर्स हो, यहाँ पे 400 BCE की बात हो रही है, मतलब 2400 साल पहले। तो एम्परर्स इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो आपने सुना ही होगा, है ना? तो उसी की बात हो रही है कि जो एम्परर्स थे चाइना के, उन्होंने 2400 साल पहले आज से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है बनाने की शुरुआत की थी। इट वाज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल। अब एक्चुअल में हुआ क्या था कि कुछ पेस्टोरल ट्राइब्स थी जो चाइना में बार बार इन्वेड कर रही थी। तो उनके इन्वेजन से बचने के लिए ये लोग क्या किए, एक नदर्न फ्रंटियर, मतलब नदर्न फ्रंटियर जो था इनका, वो प्रोटेक्शन के लिए वॉल बनाना चाहे। एडिशंस टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग। अब क्या हुआ कि इस वॉल को बनने में 2000 से भी ज़्यादा साल लगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्रंटियर्स है, जो इनकी बाउंड्री थी, वो चेंज हो रही थी, बार बार शिफ्ट हो रही थी इधर से उधर। द वॉल इज अबाउट 400 किलोमीटर लॉन्ग, 6400 किलोमीटर लंबी ये वॉल है। एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, और ये स्टोन्स की और ब्रिक्स की बनी हुई है, विद अ रोड अलोंग द टॉप। ठीक है, इसके साथ में रोड है। और इसके अलावा क्या है, सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल, हजारों लोगों ने इस वॉल को बनाने में काम किया है। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलोंग एट डिस्टेंसेज ऑफ अबाउट 100 to 200 मीटर। 100 से 200 मीटर की दूरी पर आप लोग देखेंगे कि वॉच टावर देखने के लिए मिलेंगे। वॉच टावर क्या होते हैं, देखिए ये डायग्राम को आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो आप क्या देखने को मिलेगा कि ये इस तरीके के ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये वॉच टावर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर जाने की यहाँ पे जगह होती है जिससे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इधर-उधर की चीज़ों को। ठीक, तो ये किस लिए बनाए जाते थे, ताकि लोग इधर-उधर की जो चीज़ें हो रही हैं उनको देख सकें। वॉच टावर्स जो है पहले बहुत ही कॉमन हुआ करता था बनाना, सिक्योरिटी के पर्पज़ से। ठीक, तो इसी तरीके से 100 से 200 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर ये वॉच टावर बने हुए थे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से आपका खत्म हो जाएगा।
मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु लिव्ड विद इन द मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर में जो लोग रहते थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था, तो ये तो आपने देखा कि वहाँ पर हर तरीके के लोग थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, है ना, हर्डर्स थे, हंटर्स भी थे जो हंटिंग गैदरिंग किया करते थे। इसके अलावा जो है ऑफिशियल्स वगैरह थे जिनको अपॉइंट किया गया था, जैसे धम्म महामत्ताज थे, या फिर जो है टैक्स कलेक्शन के लिए भी अपॉइंट किया गया था। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑक्यूपेशन वाले लोग देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। ऑफिसर्स कलेक्टेड डैश फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। तो ऑफिसर क्या कलेक्ट किया करते थे, ऑफिसर कलेक्ट करते थे टैक्सेस। क्या कलेक्ट करते थे, टैक्स। ठीक है, रॉयल प्रिंस ऑफन वेंट टू द प्रोविंसेस एज। जो रॉयल प्रिंस होते थे वो प्रोविंसेस में कैसे जाते थे, किसके तौर पर जाते थे, गवर्नर। हमने पढ़ा है ये सब चीज़ों को, ठीक है, गवर्नर के तौर पर जाते थे। ठीक, अब इसके बाद क्या है, मॉरियन रूलर्स ट्राइड टू कंट्रोल डैश एंड डैश विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट था जिसको मॉरियंस कंट्रोल किया करते थे, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हुई हैं, है ना, याद है। रोड्स, क्या देखने के लिए मिलेंगे आपको, रोड्स, और दूसरा क्या मिलेगा यहाँ पर, रिवर्स। रोड्स एंड रिवर्स को कंट्रोल करते थे, जो आपका इंपॉर्टेंट थी किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर इसके बाद क्या देखते हैं, पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइडेड द मॉरियन ऑफिसर्स विद। फॉरेस्ट रीजन वाले जो लोग थे वो मॉरियन एम्पायर को क्या देते थे, मैंने आपको बताया था डिटेल में कि ये लोग एनिमल्स भी दे सकते थे, जिसमें आपका मेंशन किया हुआ था एलिफेंट्स के बारे में। इसके अलावा जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस होते थे कौन कौन से, जैसे हनी हो गया, जैसे वैक्स हो गया, ये सब देते थे। इसके अलावा क्या देते थे, टिम्बर। उस समय जो घर बने होते थे वुडन बने होते थे ना, तो ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते थे। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि उज्जैन वाज, ये मतलब ट्रू और फॉल्स है। तो उज्जैन वाज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उज्जैन जो है नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था, क्या ये बात सही है, नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये था तक्षशिला, ना कि उज्जैन। उज्जैन नहीं था, क्या था, तक्षशिला। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ये फॉल्स है। चंद्रगुप्ताज आइडियाज वर रिटन डाउन इन द, अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के आइडिया थे, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। क्यों, क्योंकि किसके आइडिया थे वो चंद्रगुप्त के नहीं, चाणक्य के आइडिया थे। कलिंग वॉज द एंसेंट नेम ऑफ बंगाल। बंगाल का नाम है कलिंग, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये उड़ीसा का नाम है, कोस्टल रीजन। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोका की जो स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। हाँ, ये चीज़ आपकी ट्रू है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको देख लेते हैं कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट अशोका वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्मा। अब धम्मा से वो क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे, उन्होंने क्या ट्रबल्स देखा था कि देखिए फैमिलीज में जो है आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, नेबर्स के साथ क्वेरल्स हो रहे हैं, इसके अलावा रिलीजन के नाम पर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं सोसाइटी में। इसके बाद उन्होंने देखा कि जो स्लेव्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने ऑब्जर्व की और इन्हीं को वो सॉल्व करना चाहते थे। व्हाट वर द मीन्स एडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धम्मा। अब वो अपना धम्मा को स्प्रेड करने के लिए क्या करते थे, मतलब कौन से जो उन्होंने मीन्स को अपनाए थे, कौन से तरीके, कौन से वेज अपनाए थे। देखो उन्होंने तो एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया था, क्या, धम्म महामत्ताज। ठीक है, वो जा जा करके मैसेज को स्प्रेड करते थे, एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में आप लोग देखेंगे कि ये इंस्क्रिप्शंस लिखवाया करते थे, है ना, रॉक एडिक्ट्स होते थे, स्टोन के पिलर्स होते थे जिन पर ये चीज़ों को इंस्क्राइब करवाया करते थे और इस तरीके से वो अपने मैसेज को स्प्रेड करते थे, राइट। वाई डू यू थिंक slaves and servants were ill treated, and do you think the orders of the emperor would have improved their condition? Give reasons for your answer.
अब यहाँ पर क्या है कि स्लेव्स और सर्वेंट्स को इल ट्रीट क्यों किया जाता था? अब इसलिए किया जाता था क्योंकि आपने देखा कि इनके पास कोई राइट्स नहीं होते थे, है ना? इनके पास जो है ये क्या करते थे, इनके पास कोई एग्रीकल्चर वाली ज़मीन नहीं होती थी, तो ये लोग दूसरों के यहाँ पर जाकर के काम किया करते थे। तो इन लोगों को लोग जो है ये थोड़ा पुअर भी होते थे, तो लोग इनकी मतलब कद्र नहीं करते थे। इनके पास कोई राइट्स नहीं होते थे, इनको कोई राइट नहीं दिया जाता था। बस ये था कि ये लोग दूसरे के यहाँ काम करते थे, इसलिए लोग इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। तो अब एम्परर ने जो ऑर्डर दिया कि इल ट्रीट नहीं होना चाहिए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, इम्प्रूव हुआ इनकी कंडीशन? तो हाँ, क्यों? क्योंकि जो ऑफिसर्स थे वो पनिशमेंट भी दे सकते थे, क्योंकि रूलर्स के जो भी आपके आदेश होते थे, अगर कोई भी डिसओबे करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जा सकता था। तो अब पनिशमेंट के डर से कई सारे लोग जो है चेंज हो जाएँगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कई लोग जो है उनका माइंड ही चेंज हो जाए। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई अगर किसी धम्म से खुद को अलाइन कर रहा है, जैसे अशोक का जो धम्म था, कोई व्यक्ति उससे अलाइन कर रहा है, तो वो जो है खुद से उन चीज़ों को फ़ॉलो करने की कोशिश करने लगेगा। तो जब फ़ॉलो करेगा तो उसमें तो था ही मेंशन कि आपको भाई स्लेव्स वगैरह के साथ अच्छा व्यवहार करना है, ठीक? तो अब इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून। आपको ये पूरा जो है एनसीईआरटीज़ हैं आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।